गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखते हैं चैप्टर नंबर 5 कंपनी की स्थापना, जिसके अंदर पॉइंट नंबर 2 है संचालकों की संख्या तथा उनका पहचान क्रम। संचालकों की संख्या, अब हमारे देश के अंदर ऐसी अलग अलग कंपनियां चलती हैं जिसके अंदर सार्वजनिक कंपनियां हैं, सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली हैं। निजी कंपनियां हैं, तो बहुत सारी कंपनियां एकल व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनियां हैं। तो सार्वजनिक कंपनियां जिसके अंदर हर एक प्रकार का व्यक्ति कार्य कर सकता है और बहुत बड़े पैमाने पर इसका कार्य होता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि संचालकों की संख्या में सार्वजनिक कंपनी के लिए प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालकों का होना आवश्यक होता है। यानी नियम के अनुसार, कंपनी कानून के प्रावधान के अनुसार सार्वजनिक कंपनी के अंदर कम से कम 3 संचालक, निजी कंपनी के अंदर कम से कम 2 संचालक। हाँ, संचालक की नियुक्ति करने से पहले कंपनी की आकार देखा जा सकेगा, क्योंकि कंपनी का आकार कैसा है, विस्तार कैसा है। अगर कंपनी का विस्तार बड़े पैमाने पर है तो उस हिसाब से संचालकों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। वह कंपनी के मुख्य मालिक के हाथ में है या चेयरमैन के हाथ में होता है। जबकि एकल व्यक्ति कंपनी के लिए एकल व्यक्ति कंपनी में कम से कम 1 संचालक होना जरूरी। एकल व्यक्ति यानी एक ही व्यक्ति अगर कंपनी चलाता है और छोटे पैमाने पर हो तो वो एक व्यक्ति को संचालक के रूप में रख सकते हैं। कंपनी में अधिक से अधिक 15 संचालक रखे जा सकते हैं। अधिक से अधिक 15 संचालक जो होते हैं वो रखे जा सकते हैं, परंतु कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित कर 15 से अधिक संचालकों की नियुक्ति भी कर सकती है। जैसे मैंने बताया कि कंपनी का अगर विस्तार बड़ा हो, आकार बड़ा हो, तो संचालकों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसके कारण विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद 15 से ज़्यादा भी संचालक रखे जा सकते हैं, ताकि कंपनी का संचालन अच्छे से किया जा सके और कंपनी का विस्तार बढ़ाया जा सके और उसकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि की जा सकती है। इसके बाद यह है कि एक व्यक्ति कितनी कंपनियों में संचालक बन सकता है। संचालक तो चलो हर एक कंपनी के अंदर 2-5 बन सकते हैं, परंतु कितनी, यानी एक ही व्यक्ति संचालक के रूप में कितनी कंपनियों के अंदर काम कर सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक व्यक्ति कम से कम 20 कंपनियों में संचालन के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि वो मालिक नहीं है, संचालक है। संचालक का मतलब वो मालिक नहीं है, वो क्या है कि अंशधारियों के द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधित्व है। जो अंशधारियों की जो बात होती है वो कंपनी के चेयरमैन तक या मालिक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और साथ ही कंपनी के विकास में अपना योगदान देते हैं। इसीलिए वह व्यक्ति एक साथ 20 कंपनी के अंदर संचालक के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके अंदर निजी भी आ गई और सार्वजनिक भी आ गई। परंतु एक व्यक्ति को सार्वजनिक कंपनियों में संचालक के रूप में अधिक से अधिक 10 कंपनी में नियुक्त किया जा सकता है। सार्वजनिक कंपनियों के अंदर कम से कम 10 कंपनी में नियुक्त किया जा सकता है। कंपनी कानून में ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि कंपनी के अंशधारी विशेष प्रस्ताव द्वारा यह संख्या घटाकर कम कर सकते हैं। अगर कंपनी को संचालकों की आवश्यकता कम है तो हो सकता है कि उनकी संख्या को घटाकर कम की जा सकती है। यदि संचालक उपयुक्त नियमों का भंग करके नियुक्ति स्वीकार करता है तो वह दंड के लिए शिक्षा पात्र बनता है। जैसे कि अगर नियुक्ति किया गया हो, उसको नियुक्त करने के बाद अगर वो कंपनी प्रावधानों का और नियमों का उल्लंघन करता है तो हो सकता है उसे कंपनी से निकाल दिया जाए या उसके संचालन पद को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। अब संचालक बनते कैसे हैं? तो संचालक बनने के लिए सबसे पहले केंद्र सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यानी जिस व्यक्ति को संचालक बनना हो उसे 1 महीने पहले ही क्या करना पड़ता है, केंद्र सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, पहचान क्रम लेना पड़ता है, तब जाकर वो क्या कर सकता है, संचालक बन सकता है। जो व्यक्ति कंपनी का संचालक बनना चाहता है उसे केंद्र सरकार को संचालक पहचान क्रम आवंटन के लिए नियत किया गया आवेदन पत्र देना पड़ता है। आवेदन पत्र मिलने की तारीख से केंद्र सरकार 1 मास में आवेदक को संचालक पहचान क्रम देगी। जिस तरह से उसका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा वैसे ही उसे क्या मिलेगा, एक आईडी नंबर मिलेगा।
कोई भी व्यक्ति दूसरा संचालक पहचान क्रम प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं कर सकता। इस पहचान क्रमांक का वितरण होने के 1 मास में जिस कंपनी में संचालक को वहाँ की जानकारी देनी पड़ती है। यानी सबसे पहले संचालक को क्या करना, केंद्र सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। केंद्र सरकार 1 महीने के अंदर उसे नंबर देती है। वह नंबर मिलने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर कंपनी के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है, उसको जानकारी देनी पड़ती है। और कंपनी उस जानकारी के लिए क्या करती है, आगे सेबी को भी ये जानकारी पहुंचाती है। तो यहाँ लिखा है कि कंपनी अपने सभी संचालकों के पहचान क्रमांक की नियत फीस के साथ कंपनी रजिस्ट्रार को जानकारी देती है। यदि कंपनी निर्धारित समय में जानकारी नहीं दे तो कंपनी का प्रत्येक दोषी अधिकारी को क्या होगा, सजा मिलेगी। यानी कहने का मतलब है कि कंपनी यानी कि जो व्यक्ति संचालक बनना चाहता है उसे केंद्र सरकार के पास से नंबर लेना पड़ता है और वो नंबर मिलने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उसे कंपनी में जानकारी देनी पड़ती है और कंपनी के अधिकारियों को रजिस्ट्रार के पास क्या करनी पड़ती है, जानकारी देनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी अधिकारी दोषी होगा उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। आगे देखते हैं 5.3 संचालकों की नियुक्ति और प्रकार। संचालकों की नियुक्ति किस तरह से की जाती है और उनके कितने प्रकार होते हैं उसको देखना है। तो लिखा है कि संचालकों की नियुक्ति के लिए क्या है, तो कंपनी कानून के अनुसार किसी भी कंपनी का संचालन संयुक्त रूप में संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। यानी किसी भी कंपनी का संचालन जो होता है वह संयुक्त संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रत्येक कंपनी को संचालकों की नियुक्ति करनी अनिवार्य है। अगर संचालकों की नियुक्ति भी कब की जाती है, जब कंपनी का आकार विशाल बड़े पैमाने पर होता है तब। अगर छोटे पैमाने पर या किसी दुकान के अंदर अगर कंपनी चलती है तो उसके अंदर संचालकों की आवश्यकता नहीं होती है। आगे, इसलिए प्रत्येक कंपनी को संचालकों की नियुक्ति करनी अनिवार्य है। कंपनी में संचालक के रूप में साझेदार पेढ़ी, ट्रस्ट, कोई भी कंपनी व्यक्तियों का संघ की नियुक्ति संचालक के रूप में नहीं की जा सकती। क्या लिखा है यहाँ पर कि कंपनी के संचालक के रूप में साझेदार पीढ़ी यानी कोई भी साझेदार पीढ़ी का व्यक्ति या ट्रस्ट है या कोई भी कंपनी या व्यक्ति के संघ का नियुक्ति कंपनी संचालक के रूप में नहीं की जा सकती है। संचालक के रूप में मात्र जीवित व्यक्ति की ही नियुक्ति की जा सकती है। कंपनी कानून 2013 के अनुसार संचालकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान निम्न अनुसार है। संचालकों की निम्न अनुसार हैं कि किस तरह से उनकी नियुक्ति होती है। तो प्रथम संचालक की नियुक्ति कैसे होती है। प्रथम संचालक, जब प्रथम संचालक की नियुक्ति के लिए कंपनी के नियमन पत्र में प्रावधान नहीं किया गया हो तो कंपनी के आवेदन पत्र में सही करने वाले व्यक्ति को कंपनी का योग्य रूप में नियुक्त संचालक माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब अंशधारी यानी अगर कोई भी व्यक्ति संचालक के रूप में कंपनी के द्वारा जब तक अंशों का वितरण नहीं किया जाता है तब तक अगर कोई व्यक्ति अगर वहाँ है तो वो कंपनी का मालिक ही संचालक के रूप में फ़िलहाल वह कार्य करता रहता है। जब अंशों का वितरण हो जाता है उसके बाद क्या किया जाता है, जो पहले व्यक्ति आवेदन पत्र में सही करता है उस व्यक्ति को संचालक के रूप में माना जाता है। एकल व्यक्ति की कंपनी में कंपनी के प्रावधानों के अनुसार सदस्य द्वारा संचालक अथवा संचालकों की नियुक्ति नहीं की जाए तब एक व्यक्ति की कंपनी का व्यक्ति सदस्य उसका प्रथम संचालक माना जाता है। एकल व्यक्ति यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालित कंपनी के अंदर अगर किसी व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता तो कंपनी का मालिक ही क्या करता है, संचालक के रूप में होता है। जब कंपनी द्वारा अन्य संचालकों की नियुक्ति योग्य रीति से होती है तब वह प्रथम संचालक के रूप में हट जाता है। यानी संचालकों की नियुक्ति होने के बाद प्रथम व्यक्ति को जो संचालक के रूप में नियुक्त किया है वो क्या होता है, वहाँ से हटा दिया जाता है। उसके बाद है प्रथम संचालकों के बाद संचालकों की नियुक्ति। प्रथम संचालक की नियुक्ति हो जाने के बाद जब बहुत सारे अंशधारी उसके अंदर आ जाए तो उस प्रथम जो संचालक है उसको क्या कर दिया जाता है, उसके पद से हटा दिया जाता है। अब देखते हैं प्रथम संचालकों के बाद संचालकों की नियुक्ति। कंपनी के प्रथम संचालकों की मुद्दत कंपनी की प्रथम सामान्य सभा के दिन ही पूरी हो जाती है। सामान्य सभा यानी कंपनी के अंदर हर एक कार्य के लिए संचालकों की सभा होती है, प्रबंधन की सभा होती है, मैनेजरों की सभा होती है।
तो हर एक अधिकारियों की सभा होती है। उसी तरह से यहाँ पर जो कंपनी की प्रथम जो सामान्य सभा होती है उसी दिन क्या होती है, प्रथम जो संचालक होता है उसकी टर्म क्या हो जाती है, मुद्दत, यानी उसका समय क्या होता है, पूर्ण हो जाता है, ऐसा माना जाता है। कंपनी की ओर से प्रत्येक संचालक की नियुक्ति सामान्य सभा में की जाती है, जो प्रतिवर्ष इस प्रकार से होता है। जिस वार्षिक सामान्य सभा में कोई संचालक निवृत्त हो रहा हो तो उसकी खाली जगह पर कंपनी निवृत्त हो रहे संचालक को नियुक्त कर सकती है। यानी जिस व्यक्ति को संचालक के रूप में रखा गया हो और वह खुद स्वयं निवृत्त हो रहा हो, यानी उसका क्या निवृत्त हो रहा हो, तो हो सकता है कि कंपनी का संचालन अगर उसने अच्छे से किया तो उसे उस पद पर वापस से रखा जा सकता है। सामान्य सभा में अथवा अन्य रीति से कंपनी की ओर से संचालक के रूप में नियुक्ति के लिए सूचित किए गए व्यक्ति को अपना संचालक पहचान क्रम प्रस्तुत करना पड़ता है और वह व्यक्ति संचालक बनने के लिए कोई अयोग्यता नहीं रखता ऐसी घोषणा करनी पड़ती। अयोग्यता यानी इसके अंदर ऐसी कोई भी कमियां नहीं है जिसके कारण वो संचालक नहीं बन सकता हो, या फिर उन्हें थोड़ा बहुत अनुभव नहीं हो, अनुभव के माध्यम से भी वो व्यक्ति संचालक के रूप में काम कर रहा है। अतः दूसरा कि वह अस्थिर मगज का नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, तभी ऐसे ही व्यक्ति को क्या किया जाता है, संचालक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद है कि और वह व्यक्ति संचालक बनने के लिए कोई अयोग्यता नहीं रखता ऐसी घोषणा करनी पड़ती है। संचालक के रूप में नियुक्ति किया व्यक्ति 30 दिन में पद पर आरूढ़ होने के लिए सहमत है, ऐसी सहमति देनी पड़ती है। यानी जिस संचालक के रूप में वह क्या होना चाहता है, तैयार होना चाहता है या बैठना चाहता है, उसके लिए वो क्या है, तैयार है, ऐसा उसे सहमति देनी पड़ती है, जिसे कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करनी पड़ती है। संचालकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान नियमन पत्र में दर्शाए जाते हैं। यदि कंपनी के नियमन पत्र में प्रत्येक सामान्य सभा के समय सभी संचालकों की निवृत्ति का प्रदान किया गया हो तो सभी संचालक निवृत्त होंगे, परंतु सामान्य रूप से ऐसा प्रावधान कंपनी के नियमन पत्र में नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी के जो नियमन पत्र बनाया जाता है, अगर उसके अंदर अगर ऐसा प्रावधान किया गया हो कि सभी संचालक एक ही दिन निवृत्त होंगे और नए संचालकों की पसंद की जाएगी, तो ऐसा भी हो सकता है, परंतु कंपनी कभी भी ऐसा कानून बनाती नहीं है। कुछ संचालकों की निवृत्ति होती तो उनके स्थान पर नए संचालकों की क्या होती है, नियुक्ति भी की जाती है, निवृत्त भी किए जाते हैं, नियुक्ति भी की जाती है। जितने समय के लिए करार किया गया उतने समय के लिए वह क्या होते हैं, संचालक के रूप में अपना कार्य करते हैं। ऐसे संयोगों में सार्वजनिक कंपनी के संचालकों की कुल संख्या का कम से कम 2/3 भाग के संचालक क्रमानुसार निवृत्त होने के पात्र होते हैं। 2/3 भाग, 3 में से 2 संचालक ऐसे होंगे जो क्या होगा, निवृत्त होते जाएंगे और उनके स्थान पर नए संचालकों की भर्ती होती चली जाएगी। इसके बाद है ऐसे 2/3 भाग के संचालकों में से प्रति वर्ष सबसे वरिष्ठ ऐसे 3/1 यानी जो वरिष्ठ होगा उनमें से तीनों में से एक जो भी होगा उसे क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र संचालक क्रमशः निवृत्त होते रहते हैं। यानी एक मुख्य जो संचालक होगा, सर्वप्रथम जो उम्र के अनुसार व्यक्ति संचालक के रूप में कार्य कर रहा है उसे क्या होगा, प्रथम निवृत्ति होने का पात्र कहा जाता है। परिणामस्वरूप 3 वर्ष की अवधि में क्रम अनुसार निवृत्त होते 2/3 भाग के सभी ही संचालक बदले जाते हैं। यानी हर वर्ष क्या किए जाते हैं, संचालक बदले जाते हैं ताकि कंपनी का विकास अच्छे से किया जा सके। संचालकों के बदलाव से ऐसा नहीं है कि संचालक जो व्यक्ति निवृत्त हो रहा है वो दूसरी बार संचालक नहीं बन सकता। हो सकता है कि उसकी नियुक्ति वापस से की जाती हो, जिसके कारण वो लंबे समय तक क्या होता है, कंपनी एक ही कंपनी में संचालक के रूप में कार्य करता रहता है। इसके बाद यहाँ लिखा है कि निवृत्त हो रहे संचालक की खाली जगह पर कंपनी के निवृत्त हो रहे संचालकों में से फिर से नियुक्त भी किया जा सकता है। अगर कंपनी के द्वारा कंपनी को अगर अच्छा संचालन मिला हो, अच्छी तरह से कंपनी का विकास हुआ और डेवलप हुआ हो, तो हो सकता है कि उस निवृत्त संचालक को ही वापस से क्या किया जाए, नियुक्ति दी जा सकती है। अब हमको देखना है 5.3 संचालकों के प्रकार।
कंपनी एक विशाल संकुल होने के कारण संचालकों के बिना नहीं चल सकती। विशाल संकुल यानी बहुत बड़े पैमाने पर होने पर संचालकों के बिना चल सकती नहीं है। पहला है स्वतंत्र संचालक, दूसरा है प्रबंध संचालक, तीसरा है मनोनीत संचालक, चौथा है अतिरिक्त संचालक, पांचवा है वैकल्पिक संचालक, छठा है संचालक का समय पूर्ण होने से पूर्व संचालक की नियुक्ति, सातवां है छोटे अंशधारियों द्वारा चुना गया संचालक। कंपनी के अंदर संचालकों के मुख्य 7 प्रकार हैं। स्वतंत्र संचालक है, प्रबंध संचालक है, मनोनीत संचालक है, अतिरिक्त संचालक, वैकल्पिक संचालक, संचालक का समय पूर्ण होने पर पूर्व संचालक की नियुक्ति और छोटे अंशधारियों द्वारा चुने गए संचालक। छोटे अंशधारियों द्वारा कहने का मतलब है कि जिन व्यक्तियों ने छोटे पैमाने पर अंशों की खरीदी की है उन व्यक्तियों द्वारा भी एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है जो संचालक के रूप में कार्य करता है, जिसे उन अंशधारियों की बात कंपनी तक पहुंचाने का या सभा में प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाता है।